हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हम लोग इकोनॉमी के सेशन आज करेंगे, यानी कि इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट आप सबके आए थे जिसमें इकोनॉमी में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम लोग आज 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स में, और आपकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो लेकिन उससे पहले ये यूपीएससी आईएएस 2025 के लिए एक फ्री मेंटोरशिप लेकर आप सबके लिए हाजिर हैं। इसमें क्या है कि हम आपको वो सब कुछ देंगे जो एक एज अ मेंटोर के रूप में आपको देना चाहिए। एक कहते हैं ना, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको कैसे आगे बढ़ाना है, आपकी पर्सनालिटी पे कैसे बात करनी है, आपके जो लाइफ के छोटे छोटे इश्यूज हैं आप उसको कैसे लड़ के आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत बेहतर डिस्कशन होगा। और उसके साथ साथ ही पूरे साल भर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हर एक उस पॉइंट पे आपकी हेल्प करेंगे जहां आप फंस जाते हैं। तो ये जरूर ज्वाइन कीजिए, मस्ट ज्वाइन। ठीक है, तो क्योंकि जीत के लिए ये हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिएगा वो सब कुछ जो आपको चाहिए। चलिए बात करते हैं आपसे, हम इकोनॉमी में क्या करने वाले हैं 2023 का प्रीलिम्स के क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो फोन नंबर है 96967228 और 31, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। क्या कीजिए? व्हाट्सअप कीजिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जो एक लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप सीधा वहां से जुड़ सकते हैं। लेकिन जुड़ना मस्ट है, क्योंकि यहीं से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। बहुत बेहतरीन सेशन होंगे, विश्वास कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक, 30 जून है ना, 30 जून को शाम 7:30 बजे, शाम 7 बजे आप सबका एक ग्रोथ मीटिंग होगी। ग्रोथ मीटिंग है ना, ये मीटिंग बहुत जरूरी है, ग्रोथ मीट करना। यहाँ पे मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा कि माइंड सेट कैसे रखना चाहिए, कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट सोचते हैं, जो टॉपर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे एक साल में हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। छोटी छोटी हैबिटें चेंज करके आप बहुत बड़े मेजर चेंज ला सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में, अपनी स्टडी बिहेवियर में, अपने टाइम मैनेजमेंट में, वो सब कुछ ध्यान रखना। तो इस फ्री मेंटोरशिप कोर्स से आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? निवेशकों को वितरित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जमा राशि से प्राप्त जो ब्याज है, आय को, जो मतलब जो जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसी तरह ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक क्या है, एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये कह रहा है कि जो राशि प्राप्त होगी ब्याज पर, वो उसमें कर में छूट दी जाएगी। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मान लेते हैं आपने शेयर वगैरह खरीदा है, तो जो लाभांश मिलेगा उस पर कर दिया जाएगा, लेकिन जो ब्याज है उस पर नहीं होगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं पता है, लेकिन हम अभी सोचेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आगे। जो ये इन्वेस्टमेंट्स है, इसके वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत उधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये दो स्टेटमेंट है, हो सकता है आपको ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली ना पता हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में हमें ना पता हो। पता है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन इस इन्वेस्टमेंट का है ही नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये टोटली कैपिटल मार्केट का है। और यहाँ यूपीएससी बस ये चाहता है कि आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा पाते हैं कि नहीं। बहुत ध्यान से सोचना। और आपको आज मैं ये दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी की डिमांड नहीं है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में पता हो। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का टैक्स सिस्टम कैपिटल मार्केट में काम कैसे करता है। विश्वास करो, मेरा क्वेश्चन है टैक्सेशन सिस्टम का, कि वो कैपिटल मार्केट में काम कैसे करता है। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, कहीं पे पैसा लगाया, ठीक है, जब आपको ब्याज मिलता है तो ध्यान रखना वो ब्याज आपकी कमाई है, और कमाई जो होती है वो आपकी इनकम में जुड़ती है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। उसी तरह अगर आप डिविडेंड पाते हैं, डिविडेंड मतलब होता है जिसे हम कहते हैं यानी कि लाभांश, यानी कि अगर कंपनी का आपने शेयर खरीदा है, बेटा क्या खरीदा है? शेयर। तो शेयर में कंपनी हर साल के अंत में क्या देती है? डिविडेंड देती है।
क्या देती है? डिविडेंड। ठीक है, जो ये डिविडेंड मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाभांश कहते हैं। ये लाभांश जब मिलेगा तो ये भी मेरी क्या है? आय है। जो आय है तो उस पे कर लगेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर कोई ये कहे, देखो कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट ये है, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट पे जो हमें मिलेगा यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से, यानी कि उस पर कोई भी जो कर है वो छूट रहेगी। लेकिन जो लाभांश है उस पे मिलेगा। अब ये दोनों बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, एक आय पे छूट है, एक आय पे कर है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप थोड़ा सा सोचिए इस बात को। क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है कभी कि वो एक आय पे छोड़ दे, दूसरे आय पे लगा ले? ध्यान रखना ऐसा नहीं हो सकता, कि इनकम टैक्स के अपने खुद के रूल होते हैं। इतने आसानी से अगर छूट दिया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है। ठीक, एग्जैक्टली exactly, जब हम कभी भी, आप किसी भी कंपनी का शेयर लो, डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, या आपको कहीं पे आप पे इन्वेस्ट करते हैं ब्याज मिलता है, तो वो आपकी इनकम होती है और उस पर टैक्स लगता है। तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्राडिक्ट है। मामला क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है, एक दूसरे को गलत कर रहा है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट मैं गलत कर दूंगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। अब हम सीधा आंसर पढ़ते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट टू के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अधिनियम है कि इतने सारे अधिनियम आते हैं, कितने अधिनियम याद रखेंगे। आइए देख लेते हैं। स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, कहाँ लिखा है? स्टेटमेंट वन कथन दोनों सही है, यहाँ भी दोनों सही है। यहाँ लिखा कथन वन सही है, यहाँ लिखा कथन वन गलत है, कथन दो सही है। मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है बेटा जहाँ पे कथन वन गलत है, स्टेटमेंट फोर। इसी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आपने सोचा कि मैंने कैसे इस आंसर तक पहुंचा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉलेज जरूरी नहीं है, नॉलेज जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ये बात अगर आपको नहीं पता है, विश्वास करो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा दुख देंगे। ये यूपीएससी है और परेशानी बनी रहेगी। ठीक है, तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए आपको जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले का आंसर क्या हुआ? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन में क्या कहता है? In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out the interest rate hike. यानी कि अभी जब कोरोना काल बीता है उसके बाद से दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक ऐसे हैं जिन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। ऐसा सवाल क्यों बना? क्योंकि आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि आरबीआई ने लगातार 2-3 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, इसीलिए ये सवाल बना। ठीक है, हो सकता है ऐसी बात। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट टू। सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरेट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। यानी कि केंद्रीय बैंक आमतौर पर यह मानता है कि उसके पास जो मौद्रिक नीति है उसके माध्यम से वो उपभोक्ता की कीमतों का मुकाबला करने में क्या है भाई? मुकाबला करने में सक्षम। यानी कि अगर हम इंटरेस्ट रेट चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पहले ये सोचो कि अगर जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोन महंगे हो जाएंगे। घर की ईएमआई, अगर आपने घर लोन पे रखा है वो महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मामला हो जाता है गड़बड़। इसी साथ साथ क्या होगा? आपको लोन नहीं मिलेगा, मतलब कि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी और उससे क्या होगा? महंगाई कंट्रोल में आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया होगा? एग्जैक्टली exactly हुआ क्या? पैंडेमिक में, पिछले 1-1.5 साल से पैंडेमिक जब कोरोना काल चल रहा था तो वहां पे क्या हुआ? लोगों ने कुछ भी खरीदारी नहीं की, यहाँ तक कि आपकी बाइक है, कार है, उसमें पेट्रोल तक या डीजल तक उन्होंने नहीं डलवाया। इस वजह से क्या हुआ? मार्केट रुकी थी। लेकिन जब अचानक से मार्केट चली तो लोगों ने जबरदस्त तरीके से खरीदारी शुरू की। इससे क्या हुआ? मार्केट में अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड आ गई। अब उस डिमांड को सप्लाई पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए। समझ रहे हो? अब वही कह रहा है कि अगर जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ेंगी तो जो बैंक है वो क्या करेगा? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से उसे कंट्रोल कर लेगा। तो सीधी सी बात है, बढ़ोतरी हुई है, कम भी किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल सही हैं। तो हम ये कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और जो लिखा है स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन। यानी कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, और जो कथन दो है वो कथन एक का सही स्पष्टीकरण करता है कि नहीं? बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग सोचिए, आपको एग्जैक्टली उत्तर मिल जाएगा।
अब देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको डायमेंशंस ढूंढने पड़ेंगे, आपको आसपास की जितनी चीजें हैं उनको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे, इकोनॉमिक्स से ध्यान रखना दिमाग की बत्ती बुझा देता है, लेकिन अगर जला के रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन ए हमारा सेकंड का ए आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझते हैं एक एक चीज। क्या लिखा है? which one of the following activities of the Reserve Bank of India considered to be part of sterilization? यानी कि बंध्यकरण। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है चीजों को स्थिर करना, स्टेरिलाइज करना मतलब स्थिर करना, सामान्य स्थितियां बनी रहें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? पहला लिखा है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुले बाजार परिचालन का संचालन करना। ठीक है। आगे की लिखा है निपटान और भुगतान प्रणाली की निगरानी करना। ठीक है। ओवरसाइड द सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मतलब होता है चीजों को स्थिर करके रखना, मतलब मेंटेन करके रखना। अच्छा ये बताओ, आपको कोई चीज मेंटेन करके रखनी है तो एक्शन लोगे या सिर्फ ऊपर से देखोगे? लॉजिकल थिंकिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको चीजों को स्थिर रखना है तो आप सिर्फ ऊपर से ऐसे देखोगे यार सब कुछ ठीक चलना चाहिए, या एक्शन लोगे? सिंपल सी बात है, अगर चीजें स्थिर बना के रखनी है तो एक्शन होना जरूरी है। तो ये निपटान और भुगतान प्रणाली की निगरानी, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है। अगला लिखा है केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ऋण और नकदी प्रबंधन, डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे स्थिरता की बात कर रही है, लेकिन अगर आपको ये शब्द, मैं फिर से कह रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजीज होती हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं, उन शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। आगे लिखा है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, अगर मामला फाइनेंस का है तो इनसे भी मतलब नहीं, क्योंकि वहां एक्शन की बात होगी, मतलब पैसे को रोकना, पैसे को लाना, मार्केट में पैसे कितना डालना है कितना निकालना है, इस पे बात होगी, क्योंकि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे भी नकदी प्रबंधन ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। उत्तर होगा क्या? खुले बाजार का परिचालन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा जरा, क्योंकि हो सकता है ये सब ना पता हो तो आपको कठिनाई हो सकती है ये क्वेश्चन लगाने में, लेकिन ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन है क्या? जैसे मान लेते हैं कि भारत सरकार क्या करेगी। अब आरबीआई, आरबीआई को क्या चाहिए भाई? आरबीआई को क्या चाहिए? मान लेते हैं कि आरबीआई को चाहिए करेंसी, वो भी कैसी? इंटरनेशनल करेंसी, है ना, इंटरनेशनल। तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा और वहां से करेंसी खरीदेगा। जब वो करेंसी खरीदेगा तो कुछ तो पेमेंट करेगा ना भाई, अगर उसको डॉलर चाहिए तो डॉलर लेगा, उसके बदले कुछ देगा, है कि नहीं? अब जब वो पे करेगा तो होगा क्या, आरबीआई के पास पैसे की कमी हो जाएगी। तो इस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। यानी कि आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको मार्केट में बेचेगा। जब बेचेगा तो लोग क्या करेंगे, जैसे मैं हूँ, है ना, अब यहाँ पे आरबीआई ने सेल लगा दिया, सेल लगा दिया, क्या लगा दिया, सेल। तो मैं क्या करूंगा, जाके खरीदूंगा। जब मैं खरीदूंगा, पता चला 1 लाख रुपए का बॉन्ड है। अब मैंने 1 लाख रुपए की चीजें खरीद ली और मुझे ये बॉन्ड मिल गया। अब पता चला ये 5 साल के लिए फिक्स। अब 5 साल के लिए 1 लाख रुपए किसके पास आ गया, आरबीआई के पास, और आरबीआई इसको किसको दे देगी, गवर्नमेंट को। और इससे क्या होगा, मामला दोनों तरफ से बैलेंस, पैसा इधर गया भी, क्योंकि डॉलर तो खर्चा नहीं कर सकते ना, सिंपल सी बात है। और इससे क्या होगा, ये जो पैसा है ये पैसा गवर्नमेंट यूज कर पाएगी। तो कुछ ऐसा मतलब पैकेज चलता रहता है, तो उसे, ये क्या है, पैसे का जाना पैसे का आना। तो ये कब होगा, खुले बाजार परिचालन में, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ठीक है। अगर आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन सही से पढ़ा होगा, कहाँ पे है ये, मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में, बैंकिंग में हम पढ़ते हैं। ठीक है। और वहां पे अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान था, विश्वास कीजिए बहुत आसान था। अगर ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आपके होश उड़ जाते हैं तो मुझे लगता है यूपीएससी में आपको दोबारा सही से इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। सजेशन है और कुछ नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन 3 का क्या हो जाएगा हमारा, ए, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स, निम्नलिखित बाजारों पर विचार करिए। अब देखिए, कुल मिला के 4 बाजार के बारे में लिखा है। ठीक है। पहला गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। अब लिखा ये पूछ रहा है कि इसमें से कैपिटल मार्केट क्या है। यूपीएससी कैपिटल मार्केट पे क्वेश्चन बहुत पूछ रही है। तो अभी भी क्या करिएगा, जाके ना इसको, अगर नहीं रेडी है तो इसको रेडी कर लीजिएगा। पूंजी, पूंजी ध्यान रखना क्या होती है, लॉन्ग टर्म मामला है।
अगर आपसे कोई पूछे कैपिटल तो ध्यान रखना कैपिटल मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय की बात होती है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड एक ऐसी चीज होती है जो 5 साल, है ना, 10 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 20-20 साल के लिए बॉन्ड इशू होते हैं। यानी कि 1 साल से ज्यादा। और कैपिटल जो होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है, 1+ ईयर होना चाहिए। ठीक है। तो वो कैपिटल मार्केट में पैसा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए हो रहे हैं तो यानी कि ये बात तो बिल्कुल कैपिटल मार्केट में आनी चाहिए। ठीक है सर, यहाँ तक। दूसरा है कॉल मनी मार्केट। अब ये क्या है कॉल मनी? शब्द से आप सोचो, कॉल मनी मतलब होता है जैसे कोई बैंक है, अब उस बैंक को जरूरी है पैसे के लिए, 2 4 10 दिन की बात है या एक रात या 2 दिन की बात है, तो वहां पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है ये। जैसे आरबीआई को थोड़ा पैसे की जरूरत है तो हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक से थोड़ा पैसा ले ले। ठीक है, आज रात के लिए, फिर कल वापस कर देगा इंटरेस्ट सहित, या हफ्ते भर के लिए ले ले। तो इसे कहा जाता है कॉल मनी मार्केट, मतलब शॉर्ट टर्म। क्या है शॉर्ट टर्म? अगर आपको इतना भी पता है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, तब भी आप क्या कर पाओगे, इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब जब दूसरा गलत हो गया तो सीधी सी बात है, चौथा ये तो हो नहीं सकता। और अब एक कट गया तो यानी कि 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो बचा कितना? सीधी सी बात है, ओनली 3। 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट, 2 मिनट, है ना, इसको सही कर देते हैं। तो पहला क्या है, ये सही है, दूसरा ये वाला गलत है। तीसरा लिखा है ट्रेजरी बिल मार्केट। अब देखो ट्रेजरी बिल मार्केट क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेजरी बिल मार्केट भी क्या है, ये शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म। ठीक है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट उधार लेती है आपसे, और कितने दिन के लिए, 1 साल से कम के लिए, फॉर द 1 ईयर। 1 साल से कम के लिए। जैसे मान लेते हैं कि आज कितनी तारीख है, आज है मान लेते हैं आज है 5 तारीख, है ना। अब 5 जून, तो 5 जून से सरकार, अगर आप ट्रेजरी बिल में पैसा लगाते हैं तो हो सकता है अगले 4 जून को सरकार इसको क्या कर देगी, आपको वापस कर देगी ब्याज सहित। तो इसे कहा जाता है ट्रेजरी। तो ये भी तो शॉर्ट हो गया ना, ये भी शॉर्ट हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट हमेशा कैपिटल होता है, क्योंकि आप किसी कंपनी की पूंजी में पैसा लगाते हैं तो वो तो पूंजी है ही, लिखा ही है पूंजी। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहला और चौथा, तो यही हमारा सही है। तो यानी कि स्टेटमेंट, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला और चौथा। अब सर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, सर शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट में भाई आज मैंने खरीदा कल तो मैं बेच भी सकता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लेते हैं ए एक नाम का व्यक्ति है और बी एक नाम का व्यक्ति है, और एक कंपनी है, मान लेते हैं ये क्या है, कंपनी है, ये कंपनी है। ठीक है। कंपनी ने बेटा शेयर इशू किया, कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किया। ठीक है, ध्यान रखना। अब कंपनी जब शेयर इशू की तो पता चला ए ने खरीद लिया। ए जब अब क्या किया, बाय किया, ए ने क्या किया, बाय। अब जब इसको सेल करना होगा तो ध्यान रखना, कंपनी को नहीं बेचेगा, ये किसको बेचेगा, बी को। यानी कि अब बी को किसी को बेचना है तो बी सी को बेचेगा, सी को बेचना है तो सी डी को बेचेगा। इसका मतलब ये हुआ कंपनी के पास वापस नहीं जाएगा, ये पैसा इधर का उधर होता रहता है। कंपनी एक बार इश्यू करती है लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए हो गया, मतलब वो पैसा दोबारा कंपनी नहीं लेती, मतलब कि वो शेयर वापस नहीं लेती, उसे बायबैक कहते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। यहाँ अभी वो इशू नहीं है, लेकिन ये अभी समझिए कि ए बी, बी टू सी, सी टू डी चलता रहेगा। यानी कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, पूंजी बाजार मानते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला और चौथा यहाँ पे हमारा सही होगा। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ चीजें लाया था, आप पढ़ भी सकते हो कि गवर्नमेंट मार्केट क्या है। यहाँ पे इन्वॉल्व होता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड विच आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन द फाइनेंस एक्टिविटी। इन्वेस्टर कैन ट्रेड दोज बॉन्ड इन द मार्केट, दे आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, इसको हम कैपिटल मार्केट मानते हैं। अगला, जिसे ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल कहते हैं, दे आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और दे आर जनरली इशूड विथ अ मेच्योरिटी लेस देन अ ईयर, जैसा मैंने बताया आपको कि 1 साल से कम का मामला ही होना चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मनी मार्केट, इसीलिए उसको हम कैपिटल मार्केट में शामिल नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप सबको मैंने बताया इक्विटी मार्केट है, यानी कि पूंजी की मार्केट है, इसीलिए उसके मेजर कंपोनेंट को हम कैपिटल मार्केट में डालते हैं। काल मनी, काल मनी का मैंने बताया कि जो बैंक्स होते हैं वो लेंड करते हैं, लेते हैं एक दूसरे से
जिससे उनका जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो अचीव हो सके। हो सकता है ये जो लोन है जो एक बैंक दूसरे से लेती है वो हो सकता है ओवरनाइट, एक रात के लिए हो या कुछ दिनों के लिए हो सकता है, उसे हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट मार्केट और स्टॉक यही दोनों सही है, इसीलिए 1 एंड 4 इज करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया से, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आएगा, फिर से आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी की आदत है ऐसे क्वेश्चन पूछने की, तो आपको बहुत लॉजिकली ये सोचना है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द नाइजर। अगर आपने नाइजर सीड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, क्योंकि देखो कुल मिला के 22 प्रोडक्ट हैं जिसपे क्या करता है गवर्नमेंट एमएसपी देती है, तो उन 22 प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी रखिए, नहीं तो विश्वास कीजिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है जाके रिवाइज कीजिए, उन 22 प्रोडक्ट के बारे में जानिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो नाइजर है उसकी जो खेती होती है वो खरीफ फसल में होती, मतलब एक खरीफ फसल है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाइजर के तेल को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, तीनों बातें एकदम सही हैं। तो इसको वैसे भी याद कर लो, ध्यान रखना। वैसे जो नाइजर ये सीड है ना, ये अफ्रीका का है। नाइजर शब्द ही से समझ में आ रहा हो कि ये अफ्रीकन है, तो वहीं से आया है ये। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, है ना, नाइजर की सीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्या लिखा है? कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग असेट। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में अगर आप निवेश करते हैं तो विचार कीजिए। पहला है ब्रांड पहचान यानी कि ब्रांड रिकॉग्निशन। दूसरा है माल की सूची यानी कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होता है जैसे दुकान में जो सामान है मेरे पास वो इन्वेंट्री होती है। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि मेरी ब्रांड वैल्यू, या मैंने कोई कॉपीराइट करा लिया, मैंने कोई पेटेंट करा लिया। जैसे ये घड़ी है तो इस घड़ी का जो डिजाइन है वो कंपनी ने पेटेंट करा लिया कि इसको अब कोई और नहीं बना सकता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और अगला है मेलिंग द लिस्ट ऑफ द क्लाइंट, ग्राहकों की डाक। मतलब कि जो हमारे क्लाइंट हैं, जैसे मान लेते हैं अमेजॉन, गूगल, ये क्या करते हैं? डेटा पे काम करते हैं। डेटा मतलब कि जब आप एक बार अमेज़न पे गए, आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया, आपको बहुत जगह वो ऐड दिखता होगा। इसका क्या मतलब है कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसका डेटा कौन इकट्ठा कर रहा है? गूगल, है ना? या वो वेबसाइट्स। तो वो क्या है? एक तरह से मान लो कि वो भी क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता है कि ये इस बंदे को ये चाहिए और उसको बार-बार वो ऐड दिखाएँगे। अब जैसे मान लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, 1000 लोगों ने एक प्रोडक्ट को सर्च किया। अब हम क्या करेंगे? मान लेते हैं उन्होंने नहीं खरीदा, वो वापस चले आए। अब मैं बार-बार उन 1000 लोगों को वही चीज़ दिखाऊँगा, ये देखो ऐसा है, ये देखो अच्छा है, ले लो। उसपे ऑफर वगैरह जब आया तब भी दिखाया। तो हो सकता है इस 1000 में से 100 लोग ऐसे हों जो टर्न होके जाके उस चीज़ को खरीद लें। ये विश्वास करो बहुत जबरदस्त टेक्नीक है आजकल के मार्केट की। ठीक है? तो ध्यान रखना। तो ये क्या है? एक तरह से अब ये पूछ रहा है कि इसमें अमूर्त निवेश क्या है? अमूर्त निवेश वो होते हैं इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, वो होते हैं जिनको हम अपने हाथों से छू नहीं सकते, उनको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है कि हाँ, ये ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे देखा जाने का मतलब है जैसे आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, आप अंदर उसको देख सकते हो, कहाँ पे? अपने फ़ोन में, लेकिन उसको बाहर फ़ील नहीं कर पाएँगे, छू नहीं पाएँगे। ठीक है? और ये क्या होता है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो हमें फिज़िकली नहीं छूने को मिलता। जैसे ये पानी की बॉटल है, तो इसको मैं टच कर सकता हूँ, लेकिन जो इंटेंजिबल है उसको टच नहीं कर सकते। आइए देखते हैं इसमें से। सबसे पहला है ब्रांड रिकॉग्निशन। अब जैसे मान लेते हैं मुफ्ती या एलन पीटर, एलन सोली या कोई भी ब्रांड जो आपको लगती है कि ये ब्रांड अच्छी है, वो ब्रांड क्या है? एक तरह से उसकी ब्रांड रिकॉग्निशन को क्या कभी कोई छू सकता है क्या? क्या आपकी पहचान कोई छू सकता है क्या? नहीं छू सकता। तो ध्यान रखना, इसलिए उसको हम अमूर्त निवेश मानते हैं कि अगर कोई अपने ब्रांड पे खर्चा करता है, अपनी पहचान पे खर्चा करता है, तो उसको तो छुआ नहीं जा सकता। इसीलिए ये माना जाएगा कि ये मतलब कि इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैंने जैसे माना कि एक दुकान है उसमें जो सामान भरा हुआ है वो इन्वेंट्री होती है। जैसे ही पानी की बोतल, तो इसको तो मैं छू सकता हूँ ना। तो सीधी सी बात है, जब मैं इसको छू सकता हूँ यानी कि ये क्या है? एक अमूर्त निवेश नहीं है, तो इसको काट देते हैं। बिल्कुल,
है कि नहीं, इसको काट देते हैं। अगला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कॉपीराइट करा लिया, पेटेंट करा लिया, जैसे दवाओं का पेटेंट होता है ना, या आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है तो उसका आपने कुछ कॉपीराइट या पेटेंट करा लिया, तो ध्यान रखना वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है। और ये जो ग्राहकों की लिस्ट है ना, ये भी ध्यान रखना आती है। तो ये तीनों बातें क्या है, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। तो ऑल थ्री आर द करेक्ट, केवल 3 सही है, एक गलत है, और वो क्या है, माल की सूची। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये 6 क्या है भाई, 6 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया था। ये 6 क्वेश्चन आपको दोबारा रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है काफी कुछ आपका आज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए इसको, आइए पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सच सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम वे हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी निवेश में 15 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए के बीच है। अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस Development Act 2006, the medium enterprises and those which investment in plant and machinery between 15 to 25 करोड़। ये कह रहा है कि जो ये संस्थाएं हैं उनका जो ये इतने के बीच के अमाउंट है उनको एमएसएमई कहा जाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यूपीएससी में कभी भी कोई नंबरिंग पे क्वेश्चन आए, जैसे 15 करोड़ 20 करोड़, ये याद रखना यूपीएससी डेटा पे काम नहीं करता है, फैक्ट पे काम नहीं करता। यानी कि जैसे कोई 1000 ऑफ करोड़ की बात है, कुछ ऐसे में वो डेटा, जानते हो यूपीएससी में डेटा हमेशा गलत होते हैं, लगभग लगभग चांसेस होते हैं कि वो डेटा गलत देते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ना कॉन्सेप्चुअल है। तो याद रखना, ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, ऐसा स्टेटमेंट जब भी आए ये गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ है। क्यों यूपीएससी ऐसा कहता है? क्योंकि सबको पता है इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है कि डेटा याद नहीं रहता, और यूपीएससी भी ये बात जानता है, इसीलिए वो ज्यादातर चीजें गलत देता है। ये ट्रिक है। ठीक, आगा अगला, तो भाई ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब लिखा है ऑल बैंक लोन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, बिल्कुल उनको प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग डालते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो केवल 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक लिख लो कि अगर कोई नंबर वगैरह लिखा हो, परसेंटेज लिखा हो, तो अमूमन वो चीजें गलत होती है, वो स्टेटमेंट गलत होता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए अब आगे। कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। 2025 में धमाका करना चाहते हो और अपने मेंस को जबरदस्त करना चाहते हैं, तो मुख्य परीक्षा में महारत जबरदस्त सेशन होंगे। सुबह 5 5:30 से हम मिलेंगे आपसे 9:30 बजे तक। 3-4 घंटे डेली ना ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा मेंस में, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेंस की तैयारी ऐसे भी हो सकती है। तो 26 जुलाई से शुरू हो रहा है, जरूर ज्वाइन कीजिए वो पागलपन जो आईएएस आईपीएस बनने के लिए जरूरी है, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा, जो मेंटोरशिप का प्रोग्राम है वो जरूर ज्वाइन करना है। बाय।